नमस्कार बच्चों। बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी। इसमें हम विभिन्न प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। ऊतक के बाद हम मूल शीर्ष के बारे में पढ़ चुके हैं। रूट एपेक्स के कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। इसके बाद हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम के डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, जड़ की प्राथमिक आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि रूट जो है वो रेडिकल से बनती है और रूट अंडरग्राउंड पार्ट है, जमीन के नीचे पाए जाने वाली भाग है और सूरज के प्रकाश के विपरीत और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करती है। जड़ की संरचना में कोई भी नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। इसके साथ ही यहाँ पर लीफ या दूसरे अपेंडेजेस भी नहीं पाए जाते। लेटरल अपेंडेजेस रूट में एब्सेंट होते हैं। पार्श्व शाखाएं या लेटरल रूट्स निकलती हैं जो कि रूट की इंटरनल लेयर पेरिसाइकिल से निकलती हैं। तो इस तरह से ये जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है रूट की, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एनाटॉमिकल स्टडी या आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें इसके सेक्शन काटने पड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है टीएस या ट्रांसफर सेक्शन। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये जो सारे सेक्शंस हैं ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर में जो है ये टीएस और एलएस से हमें रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है। अगर हम किसी भी जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो उस संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट जो है ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में इसको डिवाइड किया जाता है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है और प्रोटेक्टिव है। ये कवर करती है या सराउंड करती है, चारों तरफ से घेरे रखती है इसके बाकी की सारी परतों को। एपिडर्मिस की कोशिकाएं जनरली यूनिसीडेट होती है, यानी कि एक वो होती है कोशिकाओं की। यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसमें बहुस्तरीय ये एपिडर्मिस पाई जाती है, मल्टीसीडेट। जनरली यूनिसीडेट एपिडर्मिस पाई जाती है। मल्टीसीडेट एपिडर्मिस पाई जाती है ऑर्किड में, जो कि एक एपिफिटिक प्लांट है। इस पौधे में इस मल्टीसीडेट एपिडर्मिस में जो सेल्स होती है वो कहलाती
वेलामेन, या ये टिश्यू है वेलामेन टिश्यू जो मल्टीसीरेट एपिडर्मिस बनाता है ऑर्किड में। और ये एपिडर्मिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनमें थिकनिंग पाई जाती है, और इन थिकनिंग की वजह से ये सेल्स डेड होती है, और इन सेल्स का काम है एब्जॉर्ब करना मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। वातावरण में उपस्थित नमी को ये सोख लेता है और ये पौधे को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। कुछ सेल्स जो है वेलामेन की, वो सारी नहीं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं वेलामेन की वो गैसियस एक्सचेंज का काम भी करती हैं। ये जो है ये स्पेशल मल्टीसीरेट एपिडर्मिस है। नॉर्मली एपिडर्मिस एक रो ऑफ सेल की बनी हुई होती है, यूनिसीरेट स्ट्रक्चर है, और ये जो है इस लेयर से रूट हेयर निकलते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक रो में अरेंज होने से बनती हैं कोशिकाओं पे। ये एक रो है। जनरली सेल्स जो हैं रेक्टेंगुलर या आयताकार होती हैं। इनकी बाहरी पार्ट पर कभी कभी कुछ थिकनेस हो सकती है, कभी क्यूटिकल की, कभी किसी और की, या नहीं भी हो सकती है। अलग अलग उदाहरणों में अलग अलग तरह की होती है। तो ये जो है ये यूनिसीरेट लेयर है जो कि जनरली प्लांट्स के एपिडर्मिस में पाई जाती है। इस एपिडर्मिस के जो स्पेशल कैरेक्टर है रूट में, ये एपिडर्मिस क्योंकि आउटर मोस्ट है और ये सॉइल में होती है, रूट जड़ कंटिन्यूसली नीचे की तरफ वृद्धि करती है, तो सॉइल पार्टिकल से ये कंटिन्यूसली डैमेज होती है, रगड़ खाकर नष्ट होती है, और इसके छिलने से आउटर लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है। उससे अंदर वाली लेयर जो है बाद में एपिडर्मिस का काम करती है। तो जड़ में जो नॉर्मल एपिडर्मिस है वो नॉर्मल एपिडर्मिस नहीं पाई जाती। नॉर्मल एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस एपिडर्मिस की जगह नेक्स्ट लेयर जो एपिडर्मिस की है वो ले लेते हैं, उसको कहते हैं एपिब्लेमा। तो हम ये कह सकते हैं कि जड़ की एपिडर्मिस कोशिकाओं के सॉइल पार्टिकल से रगड़ खाने से नष्ट हो जाती है। उसकी जगह उसकी भीतरी परत जो है वो एपिडर्मिस का काम करती है, उसको कहते हैं एपिब्लेमा। और इसी एपिब्लेमा से रूट हेयर्स जो है वो अराइज होते हैं। रूट हेयर्स जो है वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हमने पिछली क्लास में जब डिफरेंट जोन्स पढ़े थे, डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे रूट एपेक्स के, तब हमने देखा कि एपेक्स से सबसे फार मोस्ट पार्ट है रूट
कैप, और यहाँ पे जोन ऑफ सेल डिवीजन मैच्योरेशन के लिए यहाँ पर ये जो है ये है ऐसा एरिया 1 से 6 सेंटीमीटर नॉर्मली, जिसको कि हमने कहा था जोन ऑफ रूट हेयर। तो ये जैसे जैसे ये ऊपर वाले रूट हेयर्स मैच्योर होते जाते हैं, ये हट जाते हैं और नीचे वाले एरिया में यहाँ पर नए रूट हेयर्स बनते जाते हैं और इसकी ग्रोथ जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू रहती है। तो ये रूट हेयर शॉर्ट लिव्ड होते हैं। पुराने रूट हेयर अपना काम खत्म करके पेरिश कर जाते हैं, नए रूट हेयर बनते हैं, वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। तो रूट हेयर की ग्रोथ एपिडर्मिस सेल से होती है या एपिब्लेमा सेल से होती है। ये जो है एक आउटग्रोथ के फॉर्म में रूट हेयर ग्रो करता है। ये पेपिला या आउटग्रोथ बनती है। ये आउटग्रोथ बढ़ती जाती है और बाद में ये जो है ये रूट हेयर का निर्माण। तो ये है रूट हेयर। ये जो कोशिका है ये सामान्य कोशिका है जिसमें अपना केंद्रक जीवद्रव्य है। ये इस तरह से ये सेल्स एक्सटेंड हो जाती है और ये जो है एंडोजीनस ओरिजिन वाला रूट हेयर यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अंतर्जात इसकी उत्पत्ति होती है। यही कोशिका बड़ी होकर रूट हेयर या मूल रोम का निर्माण करती है। ये मूल रोम हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें परसिस्टेंट रूट हेयर होते हैं, जैसे यूपेटोरियम पर्पुरियम। यूपेटोरियम पर्पुरियम में परसिस्टेंट रूट हेयर होते हैं। बाकी जनरली प्लांट्स में रूट हेयर जो है वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसका जो रूट हेयर का डेवलपमेंट है वो हम देख चुके हैं। तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है? इसका मुख्य फंक्शन ये है कि प्रोटेक्शन का काम करना, सुरक्षा का काम करना, किससे? बाहरी वातावरण से, बाहरी जीव जंतुओं से, बाहरी बैक्टीरिया फंगस से या किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी से। तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन, और इस प्रोटेक्शन के लिए इस आउटर मोस्ट लेयर में कुछ जो है वो थिकनिंग या चेंजेस ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसका काम होता है, प्रोटेक्शन के अलावा ये रूट हेयर बनाती है। इसके रूट हेयर जो है ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? वाटर प्लस मिनरल्स, जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करते हैं ये मूल रोम, और मूल रोम में से होते हुए ये जो है एपिडर्मिस की कोशिकाओं तक चले जाते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो ऑर्किड है उसमें वेलामेन होता है, जिसके की फंक्शंस हमने देखे। मेन फंक्शन उसका ये है
कि वातावरण में उपस्थित नमी को या आर्द्रता को अवशोषित करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है ये जो है और भी कई काम करता है अलग अलग एग्जाम्पल्स में, जैसे न्यूमेटोफोर में जो है ये एपिडर्मिस का एक्सपेंडेड फॉर्म है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर वातावरण में उपस्थित जल जो है वो पादप के काम का नहीं होता। प्लांट्स जो है ऐसी जगह में उगते हैं जैसे दलदलीय आवास। तो उस दलदली मिट्टी में उपस्थित जल में लवणों की मात्रा, नमक और अन्य लवणों की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उस जल को पादप अवशोषित नहीं कर पाते। तो ऐसे प्लांट्स में इन एपिफिटिक प्लांट्स के जैसे ही स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है, जैसे राइजोफोरा में। इनमें जो एपिडर्मिस से न्यूमेटोफोर्स निकलते हैं एक अतिवृद्धि के रूप में। मान लीजिए ये जो है ये किसी भी एपिफिटिक प्लांट का स्टेम है और यहाँ से ये जो है ये ऐसे न्यूमेटोफोर्स छोटे ये इस तरह के स्ट्रक्चर ये इसकी जड़ों से बाहर। इनमें जो है पोर्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स भी इन एपिब्लेमा के एपिडर्मिस के मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये अभी हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है जिसको कि एपिब्लेमा भी बोलते हैं, या हम कहते हैं कि जड़ में एपिडर्मिस अनुपस्थित होती है उसकी जगह एपिब्लेमा प्रेजेंट होती है। इसको पिलिफेरस लेयर भी बोलते हैं। तो फर्स्ट या आउटर मोस्ट पार्ट है इसका रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर का एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ वाला पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स या वल्व। हमने पहले बताया कि जब भी हम रूट और स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसको डिवाइड करते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में। तो ये जो कॉर्टेक्स है इसको जनरल कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस में डिफरेंशिएट करते हैं। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। या हम कह सकते हैं कि जड़ में ये हाइपोडर्मिस नहीं पाई जाती या नॉट डिफरेंशिएटेड होती है, सिर्फ कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस ही पाई जाती है। तो कॉर्टेक्स जो है यहाँ पर जनरली रज्जुकी होती है। इसमें स्थूल कोण तक स्क्लेरेन्काइमा कंप्लीटली एब्सेंट होता है और कॉलेनकाइमा तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता। क्योंकि इसको लचकदार दृढ़ता की आवश्यकता नहीं होती, ये जमीन में पाई जाती है, हिलती डुलती नहीं है, फिक्स होती है, इसलिए कॉलेनकाइमा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा भी जनरली एब्सेंट होता है ज़्यादातर जड़ों में
ये जड़ें मृदुत की होती हैं और आइसोडायमेट्रिक सेल्स की बनी होती है, जिनका की डायमीटर या व्यास बराबर होता है। इसका मतलब है राउंडेड शेप की होती है, या कभी कभी ओवल भी हो सकती है, बट जनरली राउंडेड ये सेल्स होती है। सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में जगह पाई जाती है, ये है इंटरसेल्युलर स्पेस। इस जगह को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। तो ये अंतर कोशिकीय अवकाश साधारणतः ये इसमें पाए जाते हैं। अलग अलग प्लांट्स में अपने एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और जिस वातावरण में वो उग रहा है उसकी परिस्थितियों के अनुसार इनमें थोड़ा चेंजेस होता है, बट ज़्यादातर में ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर वाले होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण ये जो है बॉयंसी या उत्प्लावकता का गुण प्रदान करता है, जिससे पौधे आसानी से जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इसके अलावा ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है एक्वेटिक प्लांट में। बाकी के प्लांट्स में ये क्योंकि मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है, तो पैरेन्काइमा के जो भी फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शंस ये करता है, जैसे जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के काम, इसके अलावा स्टोरेज के काम इस रीजन की सेल्स के थ्रू किए जाते हैं। कॉर्टेक्स सेल्स जो है ये रेयरली इसमें पिगमेंट या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, इसलिए ये नॉन ग्रीन और नॉन फोटोसिंथेटिक है। कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं जैसे ट्राउमा या फिर जड़ में क्लोरोफिल पाया जाता है। जनरली क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। स्टार्च की मात्रा अत्यधिक इस पर्व में पाई जाती है कॉर्टिकल रीजन्स में। कॉर्टिकल सेल्स जो है वो कॉर्टिकल सेल्स पैरेन्काइमेटस की होती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लिविंग और हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें स्क्लेरोकाइनेटस स्क्लीरॉइड्स पाई जाती हैं, जैसे रेपेटिया में, और कुछ जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट जो है उसमें रेपेटिया में स्क्लेरॉइड्स पाई जाती है। बाकी स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा टोटली एब्सेंट होता है। मैक्सिमम डाइकॉट्स में कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो सुबेराइज्ड हो जाती हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, या कॉर्टिकल सेल्स डिजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उनकी जगह सुबेराइज्ड सेल्स आ जाती हैं जिनको कि कॉर्क सेल कहा जाता है। ऑर्किड रूट में इस के अंदर जो
कॉर्टेक्स होता है उसकी बाहरी लेयर एक्सोडर्मिस कहलाती है। तो ऑर्किड में आउटर मोस्ट हमने पढ़ा मल्टी लेयर्ड वेलामिन है। इस वेलामिन के अंदर की तरफ एक्सोडर्मिस है। ये एक्सोडर्मिस थिक वॉल्ड वाली कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है जिसपे कि कैस्केडियन स्ट्रिप्स पाई जाती है जो कि बाकी सामान्य पौधों के एंडोडर्मिस में पाई जाती है। हम अभी आगे बढ़ेंगे। इसके बीच में यहाँ पर पैसेज कोशिकाएं भी पाई जाती है। तो ये जो है एक्सोडर्मिस ऑर्किड की कॉर्टिकल सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और उसके अंदर की तरफ दूसरी जो है कॉर्टिकल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये तो था अबाउट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉर्टेक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉर्टेक्स जो सामान्य पैरेन्काइमा के फंक्शन है कि एक्टिव कोशिकाएं हैं जो भी एक्टिव सेल के काम है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और वो सब ये करता है। ये जो है ये वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्ब किया है एपिडर्मिस ने या रूट हेयर ने इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से? एपिडर्मिस से या हम कह सकते हैं रूट हेयर से एपिब्लेमा में और एपिब्लेमा से लेके अप टू जाइलम वेसल्स तक ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करता है। इसके अलावा ये करता है एक्वेटिक प्लांट में बॉयंसी और गैसेस एक्सचेंज करना। इसके अलावा ये एक्सोडर्मिस जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन या पैसेज ऑफ वाटर जो है पैसेज सेल्स इसकी लेयर की प्रोवाइड करती है। ये भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा अगर क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करती है। जब इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब हम इनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ट्रापा के रूप में है तो ये ट्रापा किनोस्पोरम इन पादपों की जड़ें हरी होती है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेती है। इसके अलावा जो है ये प्लांट काम करते हैं स्टार्च स्टोरेज का। स्टार्च या जिसको कि हम कहते हैं रिजर्व फूड उनको संग्रह करने का काम भी जड़ की कॉर्टिकल रीजन का है। तो ये जो है ये अभी हमने पढ़ा कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स का हमने दो पार्ट पढ़े कि कॉर्टेक्स यहाँ पर और एंडोडर्मिस है। अभी तक हमने इस कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एंडोडर्मिस या अंतःस्त्वचा। अंतःस्त्वचा इस
ये कोशिकाएं एक विशेष शेप ढोलक के आकार की होती हैं, जनरली बैरल शेप, और उसकी भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ये जो ढोलक के आकार की एंडोडर्मिस होती है, इस एंडोडर्मिस पर स्टार्च की लेयर्स या स्ट्रिप्स जम जाती हैं, जिनको कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सारी सेल्स में होती हैं, बट बीच में कुछ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाली एंडोडर्मिस है। ये हम देख रहे हैं कि बीच में ये कोशिका है जिसमें कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है। ये पैसेज सेल है, मात्र कोशिका है जो कि पैसेज प्रोवाइड करती है, रास्ता बनाने का काम करती है। किसको? जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है, जो कि मूल रोग द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण है, जो मूल रोग से होते हुए कॉर्टेक्स तक आ गए हैं, वो कॉर्टेक्स से लेके यहाँ पर पैसेज सेल में आ जाते हैं। जनरली इस पैसेज सेल के सम्मुख, इसके पास यहाँ पर ये वाला एरिया जो है, हम ये बाद में देखेंगे कि ये तो पेरिसाइकिल का है, लेकिन जहाँ पर पैसेज कोशिका होती है उसके सामने प्रोटोजाइलम वेसल होती है। तो ये पानी इस रास्ते से इसमें होता हुआ इस प्रोटोजाइलम वेसल में आ जाता है, और वहां से ये जो है ये जाइलम वेसल में आगे जो है ये स्टेम तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो है पैसेज सेल्स ऐसी कोशिका है जिसमें कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है? स्टार्च के डिपोजिशन से, पट्टी के डिपोजिशन से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे ये भित्ति बहुत मोटी हो जाती है, पारगम में नहीं रह पाती। इसकी खोज कैस्पेरिया ने की थी, इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नाम दिया गया। तो ये जो है ये एंडोडर्मिस लेयर है, जिसको कि स्टार्च शीट भी कहते हैं। थैंक यू।